नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं एसएससी सीजीएल एग्जाम जो 12 अप्रैल 2022 को प्रथम शिफ्ट में कंडक्ट हुआ है। तो इसमें पूछे गए जो 25 जीके के सवाल हैं एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करेंगे। आने वाले एसएससी सीएचएसएल एमटीएस एनटीपीसी सीबी2 एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। इसमें करंट अफेयर्स के सवाल भी इंक्लूड हैं, तो बने रहेगा वीडियो पे अंत तक। इससे पहले एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम जो 11 अप्रैल हुआ है उनकी 2 शिफ्ट का पेपर ऑलरेडी वीडियो आ चुका है, वो यदि आपने नहीं देखा तो चेक कर सकते हो। जल्दी सभी शिफ्ट का ये कंप्लीट हो जाएगा और इसकी अलग से जितने भी सीजीएल में करंट अफेयर्स पूछे गए हैं 2022 में, उनका भी अलग से वीडियो आपके एनटीपीसी एग्जाम से पहले मिल जाएगा। देखिएगा पहला सवाल, किसने सबसे पहले ये तर्क दिया था कि उच्च घाटे की स्थिति में लोग अधिक बचत करते हैं। सबसे पहले किसने तर्क दिया कि उच्च घाटे की स्थिति में लोग हैं वो बचत अधिक करते हैं? तो ये डेविड रिकार्डो का तर्क है। किसका स्टेटमेंट है कि घाटा उच्च हो तो उस कंडीशन में लोग क्या करेंगे, सेविंग है वो ज़्यादा करते हैं। और नेक्स्ट सवाल कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी कैंडिडेट है एनटीपीसी सीबी2 यानी रेलवे ग्रुप डी हो गया, एससी के जितने भी एग्जाम उन सभी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं लेकिन मॉक टेस्ट नहीं लगाते, तो वो और कैंडिडेट से काफ़ी पीछे हैं। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट है, एग्जाम जब आप देने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके सवाल छूट रहे हैं। कम समय में ज़्यादा सवाल अटेम्प्ट करने के लिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, टाइम मैनेजमेंट को बेहतर करने के लिए आपको मॉक टेस्ट लगाना, प्रैक्टिस करना बेहद आवश्यक है। टेक्स्ट बुक पर अभी ऑफर चल रहा है जिसमें सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको 12 की बजाय 18 मंथ की वैलिडिटी मिल रहे हैं, वो भी 360 में। यदि आप टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करेंगे तो यहाँ पर मैक्सिमम 40 रुपये तक आप डिस्काउंट ले सकते हो। ये टेक्स्ट बुक ऐप और वेबसाइट दोनों पर अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास में, सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित यहाँ पर मॉक टेस्ट रहते हैं। तो बिना किसी देरी किए हुए ये आप प्रैक्टिस डेली कीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं आपके सामने जो सेकंड सवाल, किस राजवंश के शासनकाल में तैमूर या फिर जो तैमरलन हैं इन्होंने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया है? तैमरलंग ने 1398 ईस्वी में जो तैमूरलंग ने आक्रमण किया था उस समय भारत में किस राजवंश का शासन था? तो आपको पता होना चाहिए 1398 यानी दिल्ली सल्तनत में किसी राजवंश का शासन होगा। दिल्ली सल्तनत के 5 वंश हैं, गुल, खिले, तो सोलो। गुल यानी गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत की बात करें तो 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक पहला जो वंश था गुलाम वंश, जो 1206 से 1290 तक रहा है। सभी वंश दिल्ली सल्तनत के जितने भी हैं उनके आपको शासनकाल पता होना चाहिए, उनका क्या काल रहा है। खिलजी वंश सेकेंड वंश है दिल्ली सल्तनत का, 1290 से 1320। फिर तुगलक वंश है 1320 से 1414। यहाँ पर आप देखेंगे 1398 जो कि इस कालक्रम के बीच में आ रहा है तुगलक वंश के, तो आप कहेंगे 1398 में तैमूरलन ने जो भारत में आक्रमण किया था उस समय तुगलक वंश का शासन था। उसके बाद शेर डायनेस्टी है 1414 से 1451। फिर लोधी वंश लास्ट में रहा है 1451 से 1526। और अन्य जैसे आक्रमण की बात करूं, महमूद गजनवी ने भारत में जो अपना पहला आक्रमण किया था वो 1001 ईस्वी में किया है। मोहम्मद घोरी ने प्रथम आक्रमण किया था 1175 में, मुल्तान पर किया था। और जो तैमूरलंग यहाँ पर आ गया 1398 में। चंगेज़ खान ने मंगोल राजा था जो 1221 ईस्वी में भारत आए थे। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने घोषित किया कि संसद के पास आर्टिकल 368 के तहत जो मौलिक अधिकार को कम करने या हटाने की शक्ति है और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के तहत कानून नहीं होगा? तो ये जो संसद को शक्ति दी गई आर्टिकल 368 के तहत है कि मौलिक अधिकार को भी वो कम कर सकते हैं, हटाने की शक्ति है, जो आर्टिकल 13 के तहत एक कानून भी नहीं होगा, वो किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जरिए ये मिला है? तो ये है दोस्तों 24वां संविधान संशोधन जो 1971 में हुआ है। इसमें संसद को शक्ति दी गई कि वो आर्टिकल 13 और 368 में संशोधन कर मौलिक अधिकार सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकते हैं। अब आप कहेंगे आर्टिकल 13 का यहाँ पर मेंशन है, तो आर्टिकल 13 का क्या मतलब है? आर्टिकल 13 में प्रावधान है कि मौलिक अधिकार की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु ऐसे किसी भी कानून को शून्य घोषित करता है जो मौलिक अधिकार की अवमानना करता हो या फिर इनके साथ असंगत हो। ऐसा कोई भी कानून है वो शून्य घोषित होगा आर्टिकल 13। लेकिन यहाँ पर एक्सक्लूड है आर्टिकल 13। तो आप देख सकते हो ये 24वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971 के जरिए अनुच्छेद 13 की कोई बात आर्टिकल 368 के अधीन किए गए संविधान के संशोधन को लागू नहीं होगी। नेक्स्ट वाला लिखते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा फूल का एक भाग नहीं है? पुष्प। फूल का भाग यहाँ पर विकल्प है पुष्प वृंत, जो पुष्प जिससे जुड़ा होता है तो वो भाग नहीं है। बाह्य दल, स्त्री केसर, पुंकेसर, ये सभी पुष्प के प्रमुख 4 भागों में से आ जाते हैं। जैसे बाह्य दलपुंज आ जाता है पुष्प का भाग, दलपुंज है, पुमंग है, जायांग है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये स्त्री केसर है जिसके अंतर्गत 3 पार्ट एग्जाम में आता है। जो स्त्री केसर निम्नलिखित में से कौन सा भाग नहीं है? तो वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय हैं। साथ साथ आप इंग्लिश में भी पैरेलल में देख सकते हो, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी है। और पुंकेसर में प्राकोष,
पुतंतु फिलामेंट और पेटल दल आ जाते हैं, ये बाह्य दल हैं, और ये आपके अंड कोशिका हैं, ये पुष्प की अनुदैर्ध्य काट। पृथ्वी की सतह पर कुल पानी का लगभग कितना फीसदी है महासागरों में संचित होता है? महासागर यानी खारा जल है, पीने योग्य पृथ्वी पर है वो 2.7%, तो 97% के आसपास है वो पानी महासागर में संचित होता है, जो खारा है, पीने योग्य नहीं है। और पृथ्वी पर उपलब्ध कुल पानी है उनमें से फ्रेश वाटर जो मीठा जल है वो लगभग 2.7% है, और इसमें से भी जो मीठा जल है इसमें लगभग 75.2% है ध्रुवीय प्रदेश के हिम में विद्यमान है, और 22.6% भूजल के रूप में है, और शेष जल झील, नदियाँ, वायुमंडल, नमी वगैरह में रहता है। और पृथ्वी की सतह का लगभग 3/4 यानी 75% भाग है वो पानी से आच्छादित है। पृथ्वी में जो भी पानी है वो 75% है सतह का। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त है? इन विकल्प में से कालबेलिया है। इसको 2010 में यूनेस्को के द्वारा कालबेलिया नृत्य को अमूर्त विरासत सूची में शामिल करने की घोषणा की गई है। अमूर्त विरासत सूची की बात आई है तो आपको पता होना चाहिए, बाकी सभी विकल्प मैं बता देता हूँ। जैसे गिद्दा और भांगड़ा है, ये पंजाब की नृत्य है, और बहुत बार आता है डालखाई, डालखाई है उड़ीसा का नृत्य, और कालबेलिया की तरह राजस्थान की नृत्य है घूमर, गणगौर, चरी, झुल्लन, लीला, ये सभी यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त जो अमूर्त विरासत है उनकी लिस्ट में आपको पता होना चाहिए। बहुत बार एग्जाम आता कौन सा यूनेस्को के अमूर्त विरासत का हिस्सा नहीं है, शामिल नहीं है। ये सभी आप देखेंगे टोटल 14 पार्ट हैं, जिसमें 2021 में लास्ट में इंक्लूड दुर्गा पूजा कोलकाता में होती है, 2021 के यूनेस्को के अमूर्त विरासत में ऐड किया गया है। अन्य आप देखेंगे तो यहाँ पर आप क्रमवाइज देखिएगा। सबसे पहले जो 2008 में हुए हैं ये 3, जैसे कि वैदिक जप की परंपरा 2008, रामलीला रामायण है 2008 में, कोडियाट्टम जो संस्कृत थिएटर नृत्य 2008 में, रमाण गढ़वाल हिमालय का जो धार्मिक त्यौहार है उत्तराखंड का वो 2009 में ऐड हुआ है, मुद्देटू है ये केरल का जो नृत्य नाटक अनुष्ठान थिएटर है 2010 में ऐड हुआ, कालबेलिया 2010 में, छऊ नृत्य उड़ीसा झारखंड पश्चिम बंगाल का 2010 में, लद्दाख का बोध जप 2012 में, मणिपुर का संकीर्तन है नगाड़े नृत्य 2013 में, पंजाब के ठटेरों के द्वारा बनाए जाने वाले पीतल और तांबे के बर्तन अमूर्त विरासत 2014 में, योग 2016, नवरोज 2016, कुंभ मेला 2017 में ऐड किया गया है, दुर्गा पूजा 2021 में, ये सभी यूनेस्को अमूर्त विरासत में शामिल है, जरूर याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय उत्सव घरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और अन्य विभिन्न स्थलों आदि की सभी लाइटों को 1 घंटे तक बंद करके मनाया जाता है? 1 घंटे तक सभी लाइट बंद होती हैं बिजली की बचत के लिए, तो ये रहता है, इसे कहा जाता है अर्थ ओवर है। ये कब होता है? मार्च महीने में शनिवार रहता है, अंतिम शनिवार। तो हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष में मार्च माह का अंतिम शनिवार जो अर्थ ओवर है वो स्थानीय समय के अनुसार, जैसे भारत में 8:30 से 9:30 बजे रात्रि को, तो यहाँ पर क्या है, जितने भी घर, मोहल्ले, ऑफिस वगैरह जहाँ पर भी लाइट वगैरह उसका कनेक्शन एक तरीके से पूर्णतः बंद करके मोमबत्ती का प्रयोग किया जाता है, जिसका लक्ष्य है ऊर्जा के प्रति जनता में जागरूकता लाना, सोच समझकर उपयोग करना। पहली बार ये अर्थ ओवर की शुरुआत 2007 में सिडनी ऑस्ट्रेलिया से हुई है। विशेष रूप से उमस भरी गर्मी के दौरान शरीर से जो पसीना निकलता है वो दुर्गंध भरा होता है। इसकी दुर्गंध का कारण है वहाँ पर जीवाणु। देखिए, शरीर की गंध है वो त्वचा पर पनपने वाले लाखों बैक्टीरिया के कारण आती है, जो पसीने में एसिड को मिनटों में तोड़ देते हैं, और बैक्टीरिया तेजी से यहाँ पर गुणा करते हुए एक पूर्णतः अप्रिय गंध छोड़ी जाती है। नेक्स्ट वन यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन नॉट बी प्रिवेंटेड बाई वैक्सीनेशन है। तो वैक्सीनेशन के द्वारा कौन सी रोग को नहीं रोका जाता है, उसका उपचार नहीं होता है? तो इन विकल्प में से जो बेरी रोग है ये वैक्सीन के द्वारा उपचारित नहीं कर सकते आप। बाकी टाइफाइड है, मीजल्स, तो खसरा, रेबीज़ वगैरह हैं, वैक्सीनेशन से इनको क्योर किया जा सकता है। जो प्रमुख रोग हैं जो वैक्सीनेशन से आप उसको ठीक कर सकते हो वैक्सीन देने से, डिप्थेरिया, टेटनेस है, पोलियो है, मीजल्स, मम्स, रुबेला, हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा है, और जो निमोनिकल इन्फेक्शन, कोलेरा है, हेपेटाइटिस ए है, प्लेग, रेबीज़, और जो फीवर है, और बैटलेस वायरस है, जैपनीज इंसेफेलिटिस है जो फीवर रहता है ये भी, टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस है, टाइफाइड है, वेरिसेला जोस्टर जो चिकन पॉक्स है, ये सभी वैक्सीनेशन से कंट्रोल हो जाते हैं। किस जनवरी 2021 में एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष चुना गया है? एशियन क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष जनवरी 2021 में जय शाह को चुना गया है। इसका कार्यकाल अभी और 1 वर्ष बढ़ा दिया है। जय शाह बने हैं एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष, 2021 में प्रेसिडेंट बने हैं। एशियाई क्रिकेट परिषद जिसका हेडक्वार्टर कोलंबो श्रीलंका में है। एशियाई क्रिकेट परिषद की स्थापना है ये हुई है 19 सितंबर 1983 को। वर्तमान में 25 यहाँ पर सदस्य हैं। अन्य जैसे आईसीसी और बीसीसीआई की बात करें तो आईसीसी जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, स्थापना इसकी 15 जून 1909 को, और इस आईसीसी के वर्तमान में जो चेयरमैन है वो ग्रेग बाकले हैं न्यूजीलैंड से, और सीईओ है जियोफ अल्डिस
जो ऑस्ट्रेलिया से है। हेडक्वार्टर दुबई यूएई में है। सदस्य देश 105 जिसमें से 12 है वो पूर्ण फुल मेंबर हैं और बाकी 94 है 94 एसोसिएट मेंबर्स है 94। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी बीसीसीआई की बात करें जिसकी स्थापना 1928 में हुई है। हेडक्वार्टर वानखेड़े स्टेडियम मुंबई महाराष्ट्र में है। अध्यक्ष सौरव गांगुली है बीसीसीआई के वर्तमान में। वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला, सचिव जय शाह। पुरुष क्रिकेट टीम है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और इनके जो मेन कोच हैं मेन टीम के वो राहुल द्रविड़ हैं और वुमेन क्रिकेट टीम के कोच है रमेश पवार। अगला सवाल 2021-22 के केंद्रीय बजट के अनुसार 3 वर्षों में कितने टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। तो एक योजना है जिसका नाम है ये मित्रा योजना यानी मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क है जिसमें 3 वर्षों में 60 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाने का लक्ष्य है और इसका उद्देश्य है जो उद्योग को प्रतिस्पर्धात्मक बनाना, निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजन करना। ओजोन किसका एक अपरूप है। ओजोन यानी O3 यानी ऑक्सीजन का अपरूप हो जाएगा। ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर, याद रखिएगा। 2020 में ओजोन परत में अंटार्कटिक में एग्जाम में सवाल पूछा हुआ एनटीपीसी में 2020 में ओजोन परत में जो छिद्र देखा गया वो कहाँ पर, अंटार्कटिक में। ओजोन परत संरक्षण के लिए, इसको रोकने के लिए जो प्रोटोकॉल है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जिस पर हस्ताक्षर 26 अगस्त 1987 को हुआ है। ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार गैस है वो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। जमीन से वायुमंडल की शीर्ष तक वायु स्तंभ में ओजोन की जो मोटाई को मापा जाता है वो डॉप्सन यूनिट में मापा जाता है। ओजोन परत है ये पृथ्वी से लगभग 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो समताप मंडल है इसके भीतर है। अगला सवाल यहाँ पर PIB के द्वारा भारत की जो GDP जो सकल घरेलू उत्पाद है इसका मूल्य किस करेंसी में प्रकाशित किया जाता है। तो ऑफकोर्स इंडियन रुपी में। भारतीय संविधान का जो 100वां अमेंडमेंट है इसको मंजूरी किस भारतीय राष्ट्रपति ने दी है। तो आपको पता होना चाहिए 100वां संविधान संशोधन कब हुआ, फिर आपको पता है कि कब 2015 में हुआ है। तो उस केस में आपको पता है ये भी होना चाहिए कि 2015 में राष्ट्रपति कौन थे। तो प्रणब मुखर्जी थे। जहाँ पर 100वां संविधान संशोधन 2015 में भारत और बांग्लादेश के बीच में जो 1974 का भूमि सीमा समझौता है इसके तहत भूखंडों का आदान प्रदान यहाँ पर किया गया है। 100वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। 13वें जो राष्ट्रपति रहे प्रणब मुखर्जी के द्वारा हस्ताक्षर यहाँ पर। तो ये राष्ट्रपति काल इनका 2012 से 2017 तक रहा है। इसी प्रकार आपको 99th 101 100वां 102वां 3वां 4वां ये अमेंडमेंट पता होना चाहिए कब हुए हैं, किससे संबंधित हैं। जैसे 103वां बात करूं तो ये 100 विधेयक वाला अलग है, बिल जो पास होता है वो 124वां है, फिर एक्ट बनता है 103वां है फाइनल। 2019 में जो 10% आरक्षण देने से संबंधित है EWS कैटेगरी वाला। 101वां है GST 2017 में। 102वां 2018 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को जो आयोग है उसको संवैधानिक दर्जा। 104वां जो लास्ट में दिसंबर 2019 में है जो लोकसभा विधानसभा में SC/ST के लिए 10 वर्ष जो आरक्षण अवधि बढ़ी है उस हेतु है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रकूट वंश का शासक था। तो इन विकल्प में से ध्रुव है। तो ध्रुव जो धारावर्ष है राष्ट्रकूट वंश के शासक रहे हैं। अब राष्ट्रकूट वंश के शासकों की बात करें तो दंतिदुर्ग प्रथम थे, स्थापना की है। कृष्ण प्रथम है, गोविंद है, ध्रुव है, गोविंद जो तृतीय, अघोष वर्ष प्रथम और इंद्र है, अघोष वर्ष द्वितीय प्रथम, ये याद रखिएगा। गोविंद अघोष वर्ष, कृष्ण करक द्वितीय और खोटिग अघोष वर्ष है और दंतिदुर्ग हैं, ध्रुव हैं, ये सभी राष्ट्रकूट वंश के शासक हैं। अन्य विकल्प जैसे अशोक की बात करें तो मौर्य वंश के ये 3rd शासक रहे हैं। कनिष्क कुषाण वंश के समुद्रगुप्त हैं। गुप्त राजवंश के 4थे शासक और समुद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे। न्यूटन का निम्नलिखित में से कौन सा नियम बल की परिमाणात्मक परिभाषा देता है। बल से संबंधित न्यूटन की गति का जो दूसरा नियम है संवेग संरक्षण का नियम आप बोलते हो। प्रथम नियम है जड़त्व का नियम, दूसरा है संवेग का नियम और तीसरा है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जो दूसरा नियम है वही F = ma है, जो फॉर्मूला रहता है बल का F = मास गुणा जो एक्सेलरेशन है त्वरण है। तो ये दूसरा नियम है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर लगाई गई बल की समानुपाती। किस एथलीट को फरवरी 2021 में असम सरकार द्वारा पुलिस उपाध्यक्ष डिप्टी SP के पद पर नियुक्त किया गया है। पुलिस उपाध्यक्ष के पद पर कौन से एथलीट है फरवरी 2021 में? हिमा दास हैं जो असम के एथलीट, आपको पता होना चाहिए, धावक हैं। तो इन्हें 26 फरवरी 2021 को DSP के पद पर नियुक्त किया गया और हिमा दास को राज्य की एकीकृत खेल नीति के तहत ये पद पर नियुक्त किया गया है। हिमा दास जो असम से हैं, ये IAAF वर्ल्ड अंडर-20 चैंपियनशिप में ट्रैक इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय एथलीट हैं, महिला एथलीट। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर। मिशन सागर 4 के तहत भारतीय नौसेना का जहाज जलाश्व 14 मार्च 2021 को अंजुमान बंदरगाह
कोमोरोस में 1000 मीट्रिक टन की आपूर्ति करने पहुंचा। 1000 मीट्रिक टन क्या? चावल। तो मिशन सागर फॉ के भाग के रूप में भारतीय नौसैनिक जहाज जिसका नाम है जलाश्व, ये पोर्ट अंजुआन जो कोमोरोस देश है वहीं पर 1000 मीट्रिक टन चावल पहुंचाने के लिए जो भारत सरकार की ओर से कोमोरोस सरकार के जो खाद्य सहायता सौंपने के लिए एक आधिकारिक समारोह आयोजित हुआ है। इसके तहत ये चावल की आपूर्ति की है 1000 मीट्रिक टन की। इससे पहले भी ये मिशन सागर फर्स्ट के तहत मई जून 2020 में भारतीय नौसेना ने राष्ट्र की आवश्यक दवाएं यहाँ पर आपूर्ति की थी जो देश है कोमोरोस में। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस फसल का वर्णन इस प्रकार है? कौन सी फसल है जिसका उपयोग भोजन और चारे दोनों में हो सकता है? खरीफ की वो फसल है। 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता है। जलोढ़ मिट्टी अच्छी रहती है इस फसल के लिए। तो मक्का है। जब बात आई है भोजन चारे तो दिमाग में मक्का आपके हिट किया होगा। 2020 का साहित्य नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? साहित्य का 2020 में जो लुईस गल्लुक को दिया गया, तो लुईस गल्लुक को मिला है 2020 साहित्य। 2021-2020 नोबेल प्राइज़ ज़रूर आपको पता होना चाहिए, ब्रीफली देख लीजिएगा। नोबेल प्राइज़ जो फिजिक्स में 2020 में रोजर पेनरोज और रेनहार्ड गेंचल एंड्रिया घेस को दिया गया है। किस हेतु? याद रखिएगा। केमिस्ट्री में एमानुअल कैरपेंटर और जेनिफर एडोर्ना को दिया गया है 2020 का। और जो मेडिसिन चिकित्सा का है हार्वे जे अल्टर, माइकल हॉटन और चार्ल्स एम राइस को 2020 का। और लिटरेचर साहित्य का लुईस गल्लुक। शांति का 2020 में WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। और अर्थशास्त्र का 2020 में पोलार मिलग्रम रॉबर्ट बी विल्सन को दिया गया है। किस हेतु? याद रखिएगा वो भी। अब देखते हैं 2021 में नोबेल प्राइज़ दिए गए हैं तो वो कौन से क्षेत्र में किनको मिला है? साहित्य का अब्दुल रजाक गुरना को, यूके के उपन्यासकार हैं, साहित्य का इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया है। साथ साथ ट्रिक यहाँ पर मेंशन है, साहित्य बड़ा होता है लार्ज होता है। लार्ज का मतलब क्या हो गया? रजाक अब्दुल, लार्ज यानी LARG होता है ना, तो अब्दुल रजाक गुरना लिटरेचर LNE, तो ये साहित्य का हो गया 2021 है। चिकित्सक आप देखेंगे 2021 में डेविड जूलियस और अर्देम पट्टा पाउटियन को दिया गया है, तो ये साथ साथ ट्रिक मेंशन है, ध्यान रखिएगा। शांति का विजेता है मारिया रस्सा और दिमित्री मुरातोव हैं जो रूसी पत्रकार है। मारिया रस्सा फिलीपीन की पत्रकार है। किस हेतु दिया गया है? ज़रूर आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में सवाल आ जाता है। भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिसिन का किस हेतु? आप ज़रूर देखना है। भौतिक विज्ञान 2021 है। स्यूक्रो मोनबे, कोलोस हैसलमैन और जियोजियो पेरिसी को दिया गया है। किस हेतु? तो इन्होंने पृथ्वी की जलवायु के भौतिक मॉडलिंग के लिए परिवर्तनशीलता की मात्रा निर्धारित की है। साथ साथ यहाँ पर हाफ मिला, तो जियोर्जियो पेरिसी ने परमाणु से ग्रहों के पैमाने तक भौतिक प्रणालियों में विकार उतार चढ़ाव की परस्पर क्रिया की खोज हेतु। रसायन विज्ञान का देखते हैं 2021 में, तो बेंजामिन लिस्ट और डेविड W मैकमिलन है। रसायन है, लिस्ट पूरी आप केमिकल की मिक्स करते हो, इस प्रकार ट्रिक है इसकी। इकोनॉमिक्स का 2021 में नोबेल प्राइज़ है डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंड्रिप्ट और गुडो W एम्बेस को दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 21वां, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2021 जो मार्च 2021 में पारित किया गया है। इसके द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो NCR दिल्ली सरकार अधिनियम है इसमें संशोधन हुआ है। तो इससे पहले जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम कौन सा था? 1991 है, इसमें अमेंडमेंट हुआ है, जिसके बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2021 है, ये मार्च 2021 में पारित हुआ है। इसके तहत 1991 वाला जो अधिनियम है उसकी धारा 21, 24, 33 और 44 में संशोधन हुआ है। और यहाँ पर दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सरकार का आशय बताया गया है उपराज्यपाल होगा नेक्स्ट, ये जो संशोधन हुआ 2021 वाले इसके तहत। साथ ही साथ इस अधिनियम उन मामलों में उपराज्यपाल को विवेकाधीन अधिकार देता है जिन मामलों में दिल्ली की विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार है। तो ये कुछ अमेंडमेंट इसमें किए गए हैं। और अन्य जैसे दिल्ली की बात आई है तो दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश जो दिल्ली इसको विशेष दर्जा दिया गया है। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? तो 69वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में हुआ है। इसके तहत 2 आर्टिकल ऐड हुए हैं, 239AA और 239A भी जोड़े गए हैं। और 239AA के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाया गया और इसके प्रशासक को उपराज्यपाल नाम दिया गया। देवमाली किसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? देवमाली चोटी है दोस्तों, ये पड़ती है ओडिशा राज्य में। तो ओडिशा राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, पूर्वी घाट की है, 1672 मीटर की हाइट है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? हरियाणा में हड़प्पा स्थल है राखीगढ़ी। ये इन विकल्प में से कालीबंगा राजस्थान में, ये लोथल हो जाएगा। धौलावीरा तो प्रमुख स्थल की बात कर लेते हैं, जैसे कि धौलावीरा है ये गुजरात में है और लोथल भी गुजरात में है। अन्य जैसे बात करूँ सिंध पाकिस्तान में जो मोहनजोदड़ो है, सनूदड़ो है, ये सिंध पाकिस्तान में आमरी कोटदीजी है। गुजरात में जो कच्छ के रण में धौलावीरा, देसलपुर, सुरकोटड़ा है। और
काठियावाड़ क्षेत्र गुजरात में लोथल, रंगपुर, रोजड़ी, मलवण, भगतराव। उत्तर प्रदेश में आलमगीर, बड़ा गांव, हुलास। जम्मू कश्मीर में मांडा। हरियाणा में राखीगढ़ी, बनावली है, ये हरियाणा में है। पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में हड़प्पा है। और पंजाब भारत में रोपड़ है, संदोल है। ये प्रमुख जो पुरातात्विक स्थल हैं, इनसे कौन से साक्ष्य मिले हैं वो भी आपको साथ साथ पता होना चाहिए। जैसे हड़प्पा पंजाब पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर है, दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में खुदाई हुई है। हड़प्पा में कब्रिस्तान R37 और H के जो चिन्ह मेरे थे। नर्तकी जो कांस्य मूर्ति है, स्नानगार, बूना कपास टुकड़े, घोड़े के दांत मोहनजोदड़ो में मिले हैं। और कालीबंगा है जो राजस्थान में जोते हुए खेत, लकड़ी के कुंड के साक्ष्य, साथ वे जो आग वेदी हैं इनके साक्ष्य। धौलावीरा गुजरात से अद्वितीय जल प्रबंधन प्रणाली, हरपन शिलालेख। जो तिल, सरसों, चावल की खेती की साक्ष्य, बनावली हरियाणा से। बाट जो मापतोल के हैं, हाथी दांत पैमाना, लोथल गुजरात से हैं। तराजू के दो पलड़े के साक्ष्य सुर कोटड़ा से मिले हैं जो कि कच्छ गुजरात में हैं। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, किस शहर ने दिसंबर 2020 में 2030 में होने वाले एशियाई खेलों की मेज़बानी के अधिकार जीते? 2030 में जो एशियाई खेल होंगे वो दोहा कतर में होने वाले हैं। और 2030 से पहले 2026 में जापान में होंगे, जापान के एची नगोया में। 2022 में होंगे होंगजाऊ चाइना में। 2018 में हो चुके हैं जकार्ता प्लेम्बेंग इंडोनेशिया में। 2034 तक घोषणा हो चुकी है, रियाद सऊदी अरब में होंगे 2034 में। अंतिम सवाल है, मैडम मैफी जो एक उत्सव है, फेस्टिवल है, वो किस राज्य का? असम का है। असम में जो अहोम लोग हैं ना, इनके द्वारा 31 जनवरी को जो पूर्वज हैं उनकी देवगंत की याद में मनाया जाता है, असम के अहोम लोगों के द्वारा मैडम मैफी फेस्टिवल। तो इस प्रकार आपने देखे जो 25 सवाल हैं 12 अप्रैल 2022 जो एसएससी सीजीएल एग्जाम हुआ है, इसमें पूछे गए सारे सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर हुए हैं। किसी भी सवाल में कोई भी डाउट है आप कमेंट में ज़रूर यहाँ बताना। और जल्दी आपकी ये सीरीज़ कंप्लीट होने वाली, तो इस सीरीज़ से जुड़े रहना ताकि इंपॉर्टेंट सवाल आपसे मिस ना हो जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। और यहाँ जो 18 मंथ की ये टेक्स्ट बुक सीरीज़ अभी जो मिल रहे हैं आपको ऑफर के तहत, जो पहले 12 मंथ मिलती थी, ये ज़रूर आप डील ग्रैब कर सकते हो टीटीजी के कूपन कोड से मैक्सिमम डिस्काउंट लेते हुए। धन्यवाद।